तो हाँ जी, वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। इस वीडियो का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतिहास का, भूगोल का, राजनीतिक विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, आपदा प्रबंधन का, जो भी एग्जाम में पूछा गया है। नहीं भैया, आप बोल सकते हो गैस क्वेश्चन। क्या बोल सकते हो? गैस क्वेश्चन का मैंने, है ना, मैंने पार्ट वन मैंने बता दिया। पार्ट 1 जो नहीं देखें बाबू, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छा आपका स्कोर आएगा मैट्रिक में, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हैं उसको बार बार क्या रिवीजन कीजिए, तो बात ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और लिखने की कोशिश कीजिए, समझे ना। जो भी पार्ट 1 ने देखें जाकर देख लीजिए। यह क्या है, पार्ट 2 है। प्रश्न संख्या 11 तक हो चुका था। मैं इस वीडियो में प्रश्न 12 से मैं करवाऊँगा। चलिए 12 में प्रश्न में ये क्या बोल रहा है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। 2 बार पूछा गया थे, 20 और 22 में पूछा। हो सकता है इस बार आ जाए, हाँ। इसको आप कॉपी में लिख कर अच्छा से याद कर लीजिएगा, 2-3 बार याद कर लीजिएगा लिख कर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या बोला है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। सन 1904 से 5 के बीच के युद्ध में फ्रांस छोटे से देश जर्मनी से हार गया, जिससे जनता आक्रोश मतलब गुस्सा में आकर रोटी दो का नारा लगाते हुए 22 जनवरी 1905 पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें जार के सेना द्वारा गोली चलाकर मार दिया गया, है ना। इससे लगभग हजारों लोगों की मौत हो गई, है ना। इसे ही खूनी रविवार कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। पहला पूछेगा कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो 1905 में, ठीक है। क्या आपको याद हो गया? याद हो गया कि नहीं? आपको ही क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं, पहले जल्दी बताइए। यस सर मुझे याद हो गया, यस सर मुझे याद हो गया। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न क्या बोला है, जल्दी बताइएगा। ये भी क्वेश्चन महाभिवाय बाबू देख लीजिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। ये बोला है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी क्या लक्ष्य था, यानी क्या उसका एम था। तो बोला है, ये क्वेश्चन बोला है बाबू, देखिए क्या बोला है कि 1944 में अमेरिका की ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन समझ में आता, बैठक, है ना, बैठक होता है। जैसे हम अपना गांव में नहीं होता, पंचायत होता है ना, वही बैठक, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तो समझ में आता है। जैसे हमारा भारत का मुद्रा का नाम क्या है, रुपया चिन्ह किसने दिया था, बताइए। रुपया चिन्ह किसने दिया था? डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था, है ना, डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था। आज रखिएगा बात, ठीक है। अच्छा बताइएगा, झंडा का जो हमारा फ्लैग है, झंडा का डिज़ाइन किसने किया था? झंडा का डिज़ाइन बताइएगा किसने डिज़ाइन किया था, कमेंट में बताइएगा। पिंगली बंकैया, मैं बता देता हूँ, पिंगली बंकैया ने। कौन? पिंगली बंकैया ने, ठीक है। तो आगे समझिएगा क्या बोले हैं। 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक की स्थापना की गई, है ना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य, मतलब उसका, है ना, लक्ष्य था, एम था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखे जाए, यही इसका उद्देश्य था। 1-2 बार आप आराम से इसको पढ़ के याद करके कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बात आप लिख देते हैं वह बात जल्दी नहीं भूलता है। बात समझ में आ रहा है, बात जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न में आइए। देखिए क्वेश्चन बहु वाला प्रश्न है, और कई बार आया है एग्जाम में। देखिए 2 बार आ चुका है। 12 के सप्लीमेंटिंग में आया है ना, जो फेल होने के बाद जो देता है ना उसको बोलते हैं सप्लीमेंटिंग, ठीक है। और 19 के सेकेंड सीटिंग में आया है, ठीक है। तो विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो विश्व बाजार मेरे बात, है ना, यानी विश्व के समान है। क्या बता रहे हैं, वैसा बाजार जहाँ विश्व के सभी देशों की वस्तुएं यानी सामान आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। यानी मेरे अनुसार ये देखिए कैसे परिभाषा हो सकता है। विश्व बाजार उसे कहा जाता है जहाँ दुनिया की सारी वस्तुएं, है ना, हम लोग जैसे आम लोग हैं ना, हम लोग खरीद पाते हैं, उपलब्ध हुए खरीद पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विश्व बाजार बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आती होगी। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। देखिए बाप रे बाप क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकला है। 15 नंबर क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, छोटू, इतना महत्वपूर्ण है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। देख लीजिए कितना बड़ा है, आप ही समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण होगा, है कि नहीं। चलिए रूसी क्रांति के 2 कारण निम्न है। पहला कारण देखिएगा कि कृषकों की दयनीय स्थिति। दयनीय मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, जो खेती बाड़ी करता था उसका बहुत ज़्यादा खराब स्थिति था। देखिए समझते हैं, रूस में
किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय था, बहुत ज़्यादा नाजुक था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था, पूंजी नहीं था, यानी कमी था। तथा करो करो मतलब टैक्स, करो मतलब टैक्स के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय, मतलब क्रांति के अलावा और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए वे क्या किया, है ना, रूस की क्रांति हुआ था। ठीक है, अगला दो कारण बताए। पहला कारण हो गया ना, दूसरा का कारण देखिए क्या बोला है। मजदूरों को दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति था पहला, दूसरा क्या, मजदूरों की किसानी स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था। बताइए, आप ही लोग बताइए, अधिक काम करना पड़ेगा, मजदूरी कम मिलेगा, अच्छा लगेगा? कल से काम करने आप लोग नहीं जाइएगा। ठीक है, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। बात समझ में आया? जो मैंने बोला हुई चीज़ है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, है ना। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, इसलिए यह क्या हुआ था, है ना, रूसी क्रांति हुई थी। क्या आप लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर आप लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा। देखिए, ये भी कितना मस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सममहाभिव्यय प्रश्न इतिहास का, यकीन मानिए, है ना, जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन हटने वाला है। आपके एग्जाम में कितना आता है? इतिहास भूगोल के 6 क्वेश्चन आता है, 6 में आपको 3 ही बनाना रहेगा छोटू, और 6 नंबर के लिए रहेगा। भूगोल में भी 6 क्वेश्चन आएगा, आपको 3 ही बनाना रहेगा। यकीन मानिए, है ना, मैं एक छोटा टीचर हूँ, इसीलिए बिलीव कीजिए, मेहनत हद से ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, नहीं खाली हवा नहीं बना दीजिए, बहुत मज़ा आएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखिए, पहले नंबर समझिए, फ्रांस की क्रांति 3 बार हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में, 1830 में, 1848 में। तो 1789 नहीं पूछा है, 1830 नहीं, 1848 का पूछा है। ठीक है, बात समझ में आया? तब बोला है ना, क्या कारण थी? देखिए कितना बार आया, एकदम यकीन मानिए आने का फुल चांस है क्वेश्चन। देखिए, लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया मतलब चुना, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। और पूंजीपति जिसके बाद जो राजा लोग, समझ लिए अपना भाषा में, हमारे भाषा में राजा लोग, पूंजीपति, उसके बस किसी भी तरह के सुधारात्मक, उसके पास होगा, बास नहीं होगा, पास होगा, क्या होगा? उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्य काम नहीं कर रहा है, उसके, है ना, बात समझ में आ रहा है ना? उसके शासनकाल में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इसी कारण 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। समझ में आया बात? यानी फ्रांसीसी क्रांति 3 गो हुआ, है ना। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, कट्टर मतलब प्रतिक्रियावादी था, है ना। उसमें लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ दिया, रखना पसंद किया था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था, जिसके कारण, है ना, भूखमरी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके कारण क्या होता? फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की 1848 की क्रांति हुई थी। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न। यकीन मानिए क्वेश्चन ना एकदम छाँट के लाया गया है, यकीन मानिए बहुत आने के चांस है। जो मैं करवा रहा हूँ 5 क्वेश्चन करवाया हूँ ना, बहुत VVI प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में क्या बोला है? हाँ, बहुत ही ज़्यादा देखिए बताया, क्या बताया? गैरीबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। देखिए प्लेन समझिएगा, गैरीबाल्डी जानते थे क्या थे? वो पेशा से, उसका पेशा क्या था? एक नाविक था। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। ठीक है, जिसने अपने सेनों की टुकड़ी से लाल कुर्ती का गठन किया था। पहले बताइए पहला ऑब्जेक्टिव कि गैरीबाल्डी पेशा उसका क्या था? नाव चलाता था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। तथा इसके मदद से सिसिली और नेपल्स, 2 जगह था, सिसिली और नेपल्स को सर्डिया में मिला दिया था, है ना। सिसिली और नेपल्स को सर्डिया में एक जगह था, उसमें मिला दिया था। पुनः मतलब फिर से वह पोप पर आक्रमण की योजना बना, मतलब पोप पर आक्रमण करने का योजना बना रहा था, परंतु काबुल की सहमति नहीं। अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए क्या बोला है,
ये बोला है बाबू, ये भी बहुत ज़्यादा देखिए, लिखा हुआ भले नहीं है कि कितना बार आया एग्जाम में कि नहीं आया है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, लिखना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन है देखिए, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, अथवा दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। दोनों बात देखी है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था या दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। बात समझ में आया ना। ठीक है, तो देखिए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका छोटा भी एक और मिलेगा तुम्हें, आप लोग का ना, छोटा भी मिलेगा, एक बड़ा भी है। देखिए बड़ा से ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, बड़ा से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। देखिए दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के विरोध में, यानी टैक्स लगाने के विरोध में किया गया था। यह यात्रा मतलब दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 है ना, 24 मतलब 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 यानी 24 दिनों तक चला था, जिसमें गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल साबरमती आश्रम से समुद्र किनारे पहुंचकर हाथ से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसमें देखिए पहले पूछेगा कि नमक कानून किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। कहाँ शुरू किए थे, दांडी से। कहाँ पहुँचे थे, साबरमती आश्रम पहुँचे थे। ठीक है, कितने आदमी साथ थे, कितने अनुयायी साथ थे, 78। ठीक है, कितने अनुयायी साथ थे, 78 अनुयायी साथ थे। ठीक है, फिर पूछेंगे है ना, कितने दिन तक चले थे, 24 दिन तक चले थे। ठीक है, बात समझ में आया। कब शुरुआत दांडी यात्रा, भंग कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। ठीक है, शुरू कब हुआ था, 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, बात समझ में आया। इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, एकदम ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। लगता बहुत ज़्यादा चले गए, चले हाँ बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, पहले मैं 18 नंबर करवा दिया हूँ, फिर 20 नंबर करवा दिया, कोई बात नहीं। चलिए ये वाला कर लेते हैं, भूगोल का प्रश्न कर लेते हैं, छूट गया तो कोई बात नहीं है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, 17 नंबर देख लेते हैं। क्या बोला है, बोला पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। अरे बाप रे, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, बोलने का बात है जी, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए। बहुत बड़ा एग्जाम में आया है, बहुत बड़ा एग्जाम है। देखिए पर्यावरण को संतुलन बना करने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन 33% होना आवश्यक है। वन के माध्यम से मानव एवं अन्य जीव ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, है ना, गैस को वन, यहाँ पर वन होगा, वन ग्रहण करते हैं। यानी मनुष्य लोग क्या, कौन सा गैस लेते हैं, हम लोग लेते हैं O2 और छोड़ते हैं क्या, CO2। और पेड़ पौधा क्या करता है, हम लोग का उल्टा करता है बाबू, CO2 लेता है और O2 देता है। देखिए बोला पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, तो किसी भी, देखिए पर्यावरण को संतुलन करने के लिए किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में 33% वन होना अति आवश्यक है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में क्या बोला है, ये बोला है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा में लिखा हो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, है ना। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस ने के साथ युद्ध किया। पहले हमारे एक ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव की बात हो गया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ऑब्जेक्टिव में ये आएगा छोटू, ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो क्या बताइएगा, बिस्मार्क ने। किसने, बिस्मार्क ने। ठीक है, बात समझ में आया तो बोलिए यस। क्या बोलिए, यस कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए 18, 17, 18, 19, 20 हो ही गया। तो एक चलिए 2 प्रश्न और करते हैं, फिर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं सारा चीज़ में करवा दूंगा, बहुत मजा आएगा। चलिए सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, महाभिवाई प्रश्न है छोटू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए कितना बार आया है। ठीक, जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यकीन मानिए इस प्रश्न को 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख के आप याद कर लीजिएगा, है ना। इसमें बात किसी को नहीं बताइएगा, मैं आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ। बात समझ में आया, नहीं तो भैया हल्ला हो जाएगा, गांव में हल्ला हो जाएगा कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, सबको पता हो गया, है ना। तो बोलिएगा ना, सबको पता हो गया तो और बढ़िया बात है, सब नंबर लाएंगे जी, है कि नहीं। जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो भैया सौर ऊर्जा का
क्या होता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, और कोयला अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न में आइएगा, देखिए लास्ट प्रश्न करवाता हूँ क्योंकि 11 प्रश्न करके मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगी। बात समझ में आया छोटू? चलिए क्या बोला है, ये प्रश्न बोला है 22 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। क्या बोलो, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, क्या नहीं है बताइए। हम लोग पशु जैसे जानवर उनमें मर जाता है, मनुष्य लोग मर जाता है, जिसका जो सांप काटता है ना तब परवा कर दिया जाता है, उससे भी प्रदूषण हो जाता है, केला के थम पर बांध के, समझ में आ रहा है ना। बस समझ में आया। कूड़ा ककड़ा कड़कट गाय भैंस मर के सब भैया नदी में डाल देते हैं, क्या हो जाता है उसमें, क्या है ना, उसको उसके नीचे तली में जाकर जम जाता है, समझ में आ रहा है। तो इसके कारण भी बाढ़ की संभावना हो जाता है, बात समझ में आया है ना। लेकिन क्वेश्चन मेरा वो नहीं था, बोला ना कि भारत की नदियों को प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। बोला है ना कि भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। देखिए पहला क्या बोला है, नगरों के कूड़ा करकट मल नलियों में गिराया जाना। कि बताए, नगर या बड़ा बड़ा शहर में जितना कूड़ा मतलब कचरा होता है ना, इसमें गिराया जाना। दूसरा बात, कल कारखाना के अपशिष्ट यानी खराब चीज़ रासायनिक पदार्थों की नदी में गिराना है, उससे भी प्रदूषण होता है। बात समझ में, उसका खराब पानी सब क्या नदी में जाएगा तो क्या होगा, जलीय जीव मरेगा, है ना, प्रदूषण हो जाएगा। बात समझ में, मृत जीव जंतुओं की नदियों का फेंकना, मतलब वो क्यों बताए थे अभी, है ना, जैसे गाय भैंस मर गया तो उसमें क्या नदी में फेंक देना, प्रदूषण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तालाबों में क्या बोला है, बात समझ में आया, क्या बोला है कि तालाबों में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कना, को छिड़कना। बात समझ में आया क्वेश्चन, है ना। फिर से एक बार फिर से देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नगरों के कूड़ा करकट मल नदियों में गिराया जाना, कल कारखानों को अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदी में गिराया जाना, मृत जीव जंतुओं को नदियों में फेंकना, तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़कने से क्या है, इसी नदी का ही प्रदूषण के कारण है। बात समझ में आया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, है ना। चैनल को आपकी इच्छा अनुसार सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। चलिए बाय।